प्यारे बच्चों, आज हम गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बड़े ही ध्यान से आप लोग इनको याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1, संतालों ने जमींदारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? कोई दो कारण दीजिए। संतालों ने जमींदारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? कोई दो कारण बताइए। आंसर कैसे लिखेंगे बेटाओ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने संतालों को स्थायी कृषि के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिन ए कोह के नाम से भूमि दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संतालों को स्थायी कृषि के लिए जो राजमहल की पहाड़ी थी वहां पर कुछ भूमि दी। इसे संतालों की भूमि या दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। संताल जनजाति जिस भूमि को कृषि योग्य बनाया उस पर कृषि करना आरंभ कर दिया, परंतु उस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगा रही थी। ब्रिटिश सरकार क्या लगा रही थी? भारी कर, बहुत ज़्यादा कर। बाहरी व्यक्ति अथवा साहूकार, जिसे संताल दीकू कहा जाता था, बाहरी व्यक्ति अथवा साहूकारों को संताल लोग क्या बोलते थे? दीकू। संतालों को अत्यधिक ऊंची दर पर कर्ज दिया करते थे। ये लोग संतालों को ऊंची दर पर कर्ज देते थे। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे अपने जमीन से हाथ धो बैठते थे। अगर कोई संताल ने कर्ज नहीं चुकाया तो उसको उसकी जमीन से हाथ धोना पड़ता। संताल लोग 1850 के दशक तक ये महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, वहीं जमींदार, साहूकार तथा औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया। इस प्रकार 1855-56 में सिद्धू तथा कानू के नेतृत्व में संतालों ने अपना जबरदस्त विद्रोह कर दिया था। संतालों ने विद्रोह कब किया बेटाओ? 1855-56 में। किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 2, दक्कन के रियत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? दक्कन के रियत बोलते हैं बेटाओ किसान, ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? इसका आंसर लिखेंगे बेटाओ। दक्कन के रियत निम्नलिखित कारणों से ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध थे अथवा उन्हें कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। नंबर 1 कारण है, ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया। ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया। दूसरा कारण है बेटाओ, किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनहीन हो गए हैं, यानी उनके अंदर संवेदना नहीं है तथा उनकी स्थिति पर उन्हें तरस नहीं आता। उनकी जो स्थिति है उस पर उन्हें तरस नहीं आता। तीसरा है बेटाओ, ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों तथा रिवाजों का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे थे। ऋणदाता, देहात बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो परंपरागत मानक और रिवाज थे उनका पूर्णतः उल्लंघन कर रहे थे। जैसे ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती थी। जो ब्याज की राशि है वो मूलधन से अधिक नहीं हो सकती, किंतु ऋणदाता इस मानक की धज्जियां उड़ा रहे थे। नंबर 4, प्राय बिना चुकाई गई ब्याज की राशि को नए बंद पत्रों में सम्मिलित कर लिया जाता। बिना चुकाई गई ब्याज की राशियों को नए बंद पत्रों में सम्मिलित कर लिया जाता, जिससे ऋणदाता कानून के शिकंजे से बचे रहे और उनकी धनराशि भी नहीं डूबे। नंबर 5, किसानों को ऋण भुगतान करते समय कोई रसीद नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती बेटाओ? रसीद। नंबर 6, ऋणदाता बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे। कौन से आंकड़े? जाली। वे किसानों की फसल को नीची कीमतों पर खरीदते थे और अंततः उनकी धन संपत्ति पर अधिकार कर लेते। फसल है उसको नीची कीमतों पर खरीदते थे। प्रश्न नंबर है 3 बेटाओ, पहाड़िया लोगों की आजीविका संतालों की आजीविका से
किस रूप में भिन्न थी? पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संतालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संतालों की आजीविका से निम्न प्रकार से भिन्न थी। नंबर 1, पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका जंगलों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बेटा? हो जंगलों पर। कुछ पहाड़ियाँ लोग जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। क्या करते थे? जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन। तो कुछ लोग जंगलों से खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते। किसके फूल? महुआ के। बेचने के लिए रेशम के कोया, राल, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करते। जबकि संताल लोग स्थायी कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। कौन सी खेती? स्थायी खेती। वे चावल, कपास, सरसों एवं तंबाकू जैसी नगदी फसलें भी उगाते थे। पहाड़ियाँ लोग झूम खेती करते। कौन सी खेती? झूम खेती। वे भूमि के एक टुकड़े को साफ करके उस पर सीमित समय के लिए कृषि कार्य करते थे। राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये लोग खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा उगा लेते। जबकि भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो ये भूमि का कोई और टुकड़ा साफ करके खेती करने लगते। जबकि संताल लोगों ने खाना बदोश जीवन को त्याग कर स्थायी कृषि करना आरंभ कर दिया। उन्होंने जंगलों को साफ करके स्थायी कृषि की। जंगलों को साफ करके स्थायी कृषि की। जमीन के एक बड़े क्षेत्र को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित कर दिया। वे जमीन को जोतकर कृषि करते थे। नंबर 3, पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे। पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए किसका प्रयोग करते बेटा? हो कुदाल का। जबकि संताल लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। संताल लोग किसका प्रयोग करते बेटा? हो हल। और पहाड़ियाँ लोग कुदाल का। नंबर 5, अधिकांश पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए दालें, ज्वार बाजरा आदि उगाते। जबकि संताल लोग कपास, चावल जैसी व्यापारिक फसलें उगाते थे। नंबर 5, पहाड़ियाँ लोगों के पशुओं के लिए पड़ती जमीन पर उगी हुई घास आदि चारागाह का कार्य करती थी। जबकि संताल लोगों ने चारागाहों को चावल के खेतों में बदलकर वाणिज्यिक खेती करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 6, पहाड़ियाँ लोग खाना बदोश जीवन जीते थे। कैसा जीवन? खाना बदोश। तथा मैदानी क्षेत्रों से किसानों के पशुओं व अनाज को लूटकर ले जाते। जबकि संताल लोग दामिन एको क्षेत्र में स्थायी रूप से बसकर गांवों में रहते और स्थायी कृषि करते। नंबर 7, पहाड़ियाँ लोग संपूर्ण प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते जो उनकी पहचान एवं जीवन का आधार थी। वे पहाड़ी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते, उनके मुखिया एकता बनाए रखते तथा आपसी लड़ाई झगड़े निपटाते थे एवं अन्य जनजातियों व मैदानी लोगों के साथ झगड़ा होने पर अपनी जाति का नेतृत्व करते। जबकि जिस भूमि पर संतालों ने अधिकार कर लिया वे स्थायी कृषि करने वाले तथा अपने स्वायत्त स्वयं स्थापित करने वाले आदिवासियों के रूप में उभरते चले गए। नंबर 8वां कारण है बेटाओ, पहाड़ियाँ लोग व्यापार के लिए जंगलों से रेशम के कोया, राल, काठ कोला बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करते। जबकि संताल लोगों ने अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे तथा व्यापारियों साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। क्वेश्चन नंबर है बेटाओ 4, इस्तेमारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटाओ। सूर्यास्त कानून जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। राजस्व जमा न होने की दशा में उनकी जमींदारी नीलाम की जा सकती। इसे क्या बोलते हैं बेटाओ? सूर्यास्त विधि या कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो बंगाल में
जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित व विनियमन करने के लिए क्या प्रयास करते? आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो बंगाल में जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए क्या प्रयास करते? उत्तर लिखेंगे बेटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। एक तो जो जमींदारों के पास जो सैनिक टुकड़ी हैं बेटाओ, उनको भंग कर दिया। नंबर 2, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। नंबर 3, इन जमींदारों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन कर दिया बेटाओ? कलेक्टरों के अधीन। नंबर 4, जमींदारों से स्थानीय न्याय व स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। जमींदारों से स्थानीय न्याय व स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। क्वेश्चन नंबर है बेटाओ 6, दामिन ए कोहो क्या था? दामिन ए को क्या था? सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संतालों के लिए सीमांकित कर दिया। 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संतालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसे संतालों की भूमि घोषित किया गया। यहाँ उन्हें स्थायी कृषि करनी थी। इसे ही क्या बोलते हैं बेटाओ? दामिन ए कोहो। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, प्रश्न नंबर 7, रियतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? रियत का शाब्दिक अर्थ होता है बेटाओ किसान। तो रियतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंबई दक्कन में लागू की गई। ये कहाँ लागू की गई बेटाओ? बंबई और दक्कन क्षेत्र में। राजस्व प्रणाली को रियतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता, जिसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रियत के साथ तय की जाती थी। राजस्व की राशि सीधे किसके साथ में तय की जाती थी? रियत। रियत यानी किसान के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि का इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था? संक्षेप में बताइए। भूमि का इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था? इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। संक्षेप में बताइए। 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इस्तेमरारी बंदोबस्त 1773 में सर्वप्रथम बंगाल में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। भूमि का इस्तेमरारी बंदोबस्त या स्थायी भूमि व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। किसको अदा करनी होती थी? जमींदार। इस व्यवस्था को कंपनी के अधिकारियों के मध्य परस्पर लंबे वाद विवाद के पश्चात बंगाल के राजाओं व तालुकदारों के साथ लागू किया गया था। किसके द्वारा में? बंगाल के राजा और तालुकदारों के साथ। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। किसके रूप में? जमींदारों के रूप में। उन्हें सदैव के लिए एक निर्धारित राजस्व अदा करना था। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी न होकर वह राज्य का मात्र राजस्व संग्राहक बन गया था। कैसा? राजस्व संग्राहक, यानी राजस्व इकट्ठा करने वाला। जमींदारों के अधीन अनेक और कभी कभी तो 400 तक गांव आते थे। कितने गांव? 400 गांव। एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप लेते थे। इसको बोलते थे एक राजस्व संपदा। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी, जिसके पश्चात जमींदार यह निर्धारित करता कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और इसी के अनुसार वह उन गांवों से राजस्व एकत्रित करता। जमींदार से यह आशा की जाती कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि प्रदान करेगा। जमींदार उससे आशा की जाती कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि प्रदान करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी भू संपदाएं नीलाम कर दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की 5वीं रिपोर्ट की आलोचनात्मक परख कीजिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक की 5वीं रिपोर्ट की आलोचनात्मक परख कीजिए कि इसकी 5वीं रिपोर्ट क्या है।
आंसर कैसे लिखेंगे बेटाओ? पांचवी रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 में। कहाँ की गई? ब्रिटिश संसद में। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। ये पांचवी रिपोर्ट है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे। इसके परिशिष्ट के रूप में 200 से अधिक पृष्ठ थे। इस रिपोर्ट में जमींदारों एवं रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों को रिपोर्ट, राजस्व संबंधी आंकड़े, अधिकारियों द्वारा बंगाल एवं मद्रास के राजस्व एवं न्याय प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां सम्मिलित थी। पांचवी रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध। नंबर 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी। ब्रिटेन में अनेक ऐसे व्यापारिक समूह थे जो भारत व चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के विरुद्ध थे। वे चाहते कि उस समय उस शाही आदेश को निरस्त कर दिया जाए जिसके अनुसार कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया गया था। ब्रिटेन में भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कई राजनीतिक समूहों का तो यह भी कहना था कि बंगाल की जीत का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। दूसरा कारण है बेटाओ कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन पर बहस। कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन पर बहस। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचनाओं पर ब्रिटेन की संसद में वाद विवाद होने लगा। कंपनी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण, लोभ लालच की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में खूब उजागर किया गया। तीसरा कारण है बेटाओ ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के संबंध में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे। नंबर चौथा कारण है कई समितियों की नियुक्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की जांच के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई समितियों की नियुक्ति की गई। ऐसी समितियां जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजती थी। पांचवी रिपोर्ट में ऐसी ही एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। किस समिति द्वारा? प्रवर समिति। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। अब इसकी आलोचना करेंगे। आलोचना का आधार बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में पांचवी रिपोर्ट में दिए गए साक्ष्य बहुमूल्य थे, परंतु ऐसे राजकीय रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं समझना अति आवश्यक है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। आधुनिक शोधों से यह जानकारी मिलती है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, दक्कन विद्रोह के कारण स्वरूप परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दक्कन विद्रोह के कारण उसके स्वरूप और परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे बेटाओ दक्कन विद्रोह। 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार एवं अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। किसने विद्रोह किए थे? किसानों ने। किसके विरुद्ध किए थे? साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 में रियत बोलते हैं बेटाओ किसानों द्वारा दक्कन में किया गया था। 1875 में दक्कन में किया गया विद्रोह, जिसे दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह पूना एवं अहमदनगर व उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला था। कहाँ फैला बेटाओ? पूना एवं अहमदनगर। बेटा इसको अहमदनगर कर लेना।
किसानों द्वारा दक्कन में विद्रोह करने के प्रमुख कारण। किसानों द्वारा दक्कन में विद्रोह करने के क्या क्या कारण थे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व में वृद्धि करना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व में वृद्धि करना। 1820 के दशक में दक्कन में रियतवाड़ी नामक नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसमें राजस्व की मांग ऊंची रखी गई। इस नई राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे ही रियत के साथ तय की जाती। कंपनी द्वारा राजस्व की राशि को बढ़ा दिया गया, राजस्व की राशि को बढ़ा दिया, जिसे चुकाने की स्थिति में रियतें नहीं थे। रियत यानी किसान नहीं थे। दूसरा कारण है बेटाओ जबरन राजस्व वसूली। जबरन यानी जबरदस्ती से राजस्व वसूल किया गया। नए राजस्व बंदोबस्त के तहत बढ़े हुए राजस्व को प्रभारी जिला कलेक्टर जबरन वसूलते थे। यदि किसान समय पर राजस्व जमा नहीं करवा पाते तो उनकी फसल जब्त कर ली जाती एवं संपूर्ण गांव पर जुर्माना ठोके दिया जाता। तीसरा कारण है बेटाओ कृषि उत्पादों की कीमतों में तीव्र गति से गिरावट आना। कृषि उत्पादों की कीमतों में तीव्र गति से गिरावट आना। 1832 के पश्चात कृषि उत्पादों की कीमत में तेजी से गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप किसानों की आमदनी में और भी गिरावट आई। चौथा कारण है बेटाओ अकाल का पड़ना। अकाल का पड़ना 1832 से 34 ईस्वी के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया। जनसंख्या का आधा भाग भी काल का ग्रास बन गया। जो लोग शेष बसे उनके पास पेट भरने के लिए खाद्यान्न नहीं था, लेकिन राजस्व की बकाया राशियां आसमान छूने लगी थी। पांचवा कारण है बेटाओ ऋणदाताओं की मनमानी ब्याज दर। ऋणदाताओं की मनमानी ब्याज दर। कंपनी का राजस्व चुकाने, दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसानों की ऋणदाताओं से ऋण लेना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने मनमाना ब्याज वसूल किया। कोई किसान यदि ऋण के चक्कर में फंस गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता था। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशि बकाया रहती गई, ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई, किसान कर्ज के बोझ से नीचे दबते चले गए। छठा कारण है बेटा ऋण के स्रोत का सूख जाना। ऋण के स्रोत का सूख जाना। 1861 से 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध चला था और 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई के पश्चात वहां कपास का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो गया, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कपास को मांग में निरंतर गिरावट आती चली गई। कपास की कीमतों में भी निरंतर गिरावट आने लगी, जिससे व्यापारी तथा साहूकारों ने किसानों से अपने पुराने ऋण वापस मांगना आरंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने राजस्व की मांग में वृद्धि कर दी, जिसके फलस्वरूप रियत पर दो तरफा दबाव बढ़ता गया। किसानों ने ऋणदाताओं की शरण ली, लेकिन उन्हें ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त नहीं हो सका। सातवां कारण है बेटाओ अन्याय का अनुभव। अन्याय का अनुभव। ऋणदाताओं द्वारा रियत को ऋण देने से इनकार किए जाने से रियत समुदाय में क्रोध उत्पन्न हो गया। वे इस बात से नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनको हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा। ऋणदाता लोग देहात के परंपरागत मानकों अर्थात रीति रिवाजों का उल्लंघन कर रहे थे। वे ऋणदाताओं को कुटिल एवं धोखेबाज समझने लगे। विद्रोह का स्वरूप। दक्कन का यह आंदोलन 12 मई 1875 को पुणे जिले के सूपा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ बेटा? 12 मई 1875 को पुणे जिले के सूपा नामक गांव से। सूपा विपणन केंद्र था। क्या था? विपणन केंद्र। कृषि मंडी थी जहां अनेक व्यापारी एवं साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 ईस्वी को सूपा के आसपास के गांव के किसानों ने एकत्रित होकर साहूकारों और व्यापारियों से उनके बही खातों एवं ऋणबंध पत्रों की मांग करते हुए हमला कर दिया था कि बही खाते और जो ऋणबंध हैं उनकी मांग की और उन पर हमला कर दिया। बही खाते जला दिए गए, अनाज लूट लिया गया, साहूकारों एवं व्यापारियों के घरों में आग लगा दी गई।
पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया, जो धीरे धीरे 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया, जिससे 30 से अधिक गांव प्रभावित हुए। विद्रोह का स्वरूप सभी जगह एक जैसा हो गया। इन हमलों से घबराकर साहूकार एवं व्यापारी अपने अपने घर एवं संपत्ति को छोड़कर भाग गए। जो ये विद्रोह हुआ था, विद्रोह के क्या परिणाम थे? नंबर 1, विद्रोह का दमन कर दिया गया। जब सुपा से यह विद्रोह तेजी से फैलने लगा तो अधिकारियों को यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसा महसूस हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित कर दिए। शीघ्र ही सेना बुला ली गई। विद्रोहियों को गिरफ्तार करके उन्हें दंडित किया गया, लेकिन विद्रोह को दबाने में कई महीने लग गए। नंबर 2, दक्कन दंगा आयोग की स्थापना। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना। दंगा फैलने पर प्रारंभ में बंबई की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार के दबाव पड़ने पर उसने दंगों की छानबीन हेतु एक जांच आयोग की स्थापना की। किसकी? जांच आयोग, जिसने विस्तृत जांच करके 1878 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की। जो जांच आयोग की स्थापना की, इसने अपनी रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की थी? 1878 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विद्रोह का कारण साहूकारों एवं ऋणदाताओं के प्रति किसानों का क्रोध था। क्रोध यानी गुस्सा था, जो उन पर अन्याय कर रहे थे। सरकारी राजस्व की मांग इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन यह रिपोर्ट एकपक्षीय थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार अपनी गलती नहीं मानना चाहती थी, जबकि राजस्व की बढ़ती हुई मांग के कारण ही किसानों को साहूकारों से ऋण उनकी शर्तों पर लेना पड़ा, जो इस विद्रोह का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नंबर 1, 1861 में खालिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हुआ, तो खालिस्तान में आएगा बेटाओ अमेरिका। कहाँ गृह युद्ध हुआ था? 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। कब तक चला था? 1865 तक। ये क्वेश्चन अभी बेटाओ अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2, 1857 में ब्रिटेन में खालिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, तो पूछ जाता है बेटाओ, इसका आंसर होगा कपास। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। पूछ जाता है बेटाओ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1857 में। कहाँ हुई? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था, तो इसमें खालिस्तान में आएगा बेटाओ राजा। किसके लिए? कौन सा शब्द है? राजा। किसके लिए प्रयोग हुआ था? शक्तिशाली जमींदारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार, बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। बंगाल के जो धनी किसानों का वर्ग था, उसको बेटाओ जोतदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा? फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक रहा था? तो इसका आंसर है बेटाओ लॉर्ड वेलेजली। किसका था बेटाओ? लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 6, बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी विवरणों के अनुसार रियत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? रियत शब्द का प्रयोग किसके लिए गया है बेटाओ? किसानों के लिए। इसका आंसर होगा किसानों के लिए। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का जो अधिकारी गांवों में आता, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है बेटाओ अमला। पूछ जाता है बेटाओ अमला क्या है? राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का जो अधिकारी गांवों में आता था, उसे अमला कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ? अमला।